हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, वर्षों से हम एक निबंध लिखते आए हैं भारत में महिलाओं की स्थिति पर। वर्षों से हम हमेशा एक बिंदु पे बहुत ज्यादा डिस्कशंस करते आए हैं कि भारत में, अभी भारत की बात करेंगे, पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की कब तक रहेगी। फिर हम इस बिंदु पे भी बात करते हैं कि पितृसत्ता के निहितार्थ क्या है। इन सभी बिंदुओं पे बात करते हुए हम बहुत ज्यादा भावों में डूब जाते हैं, तर्कों की भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बिंदु है जो वर्षों से निरुत्तर रहा कि किसी महिला ने, जिसने इस अजीब से समाज में एक बुरी प्रताड़ना को सहा है, जो एक विक्टिम है, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको कब तक कोर्ट्स और पुलिस द्वारा या इवन अस्पतालों द्वारा इनसेंसिटिव बिहेवियर झेलना पड़ेगा। हाल में एक 17 वर्षीय युवती को जब इस प्रकार का व्यवहार अस्पताल के द्वारा झेलना पड़ा तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुत कड़ी फटकार लगाई और समझाया कि किसी रेप विक्टिम या इस प्रकार की युवती या महिला के साथ अस्पताल को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और यह आर्टिकल हम सबको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ हम कुछ और आर्टिकल्स पे बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें तो हाउ शुड सेक्सुअल अब्यूज सर्वाइवर्स बी ट्रीटेड, ये एक आर्टिकल था। साथ में हम इस आर्टिकल को भी इंटीग्रेट करेंगे कि जो एंटी रेप लॉज हैं, कितने स्टेट्स ने उनको अपनाया और क्या स्थिति है। जैसे निर्भया कांड के बाद पूरे भारत में बात हो रही थी कि एंटी रेप लॉज में सुधार होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारत को काम करना पड़ेगा, प्रदेशों को काम करना पड़ेगा, बहुत सारे नियम कानून भी बने। लेकिन क्या वास्तविक अर्थों में ये नियम कानून हमको दिख रहे हैं? क्या वास्तविक अर्थों में ये नियम कानून सफल होते प्रतीत हो रहे हैं? उत्तर है कि उतने सफल नहीं दिख रहे हैं। इस बिंदुओं पे भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे MTP पे, ठीक है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पे, और हम पॉक्सो एक्ट पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ में जो हमारे प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, 30 जून को इस प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। और इसके पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का जरूर प्रयोग करें अधिकतम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि ये कोर्स इस प्रकार से डिजाइन है कि चाहे बात करें हम किसकी, हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए SIP, ठीक है, PRP, ठीक है, PRP हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं हर महीने, ये सब शामिल है। प्रीलिम्स हो गया तो आपकी जो पूरी फीस होती है वो वापस हो जाती है। मेंस पे हमारा MRP प्रोग्राम है, ठीक है, SIM प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए IGP प्रोग्राम है। इस पूरे दौरान आपको मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है, मेंटोरशिप मिलती है थ्रू आउट, आपको फैकल्टी मेंटरशिप भी मिलती है और मेंटर्स की मेंटरशिप भी मिलती है। तो ये सभी फीचर्स इसके साथ में है। साथ में अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, किताबों का सेट, 18 किताबें आपके घर पे पहुंच जाएंगी सिलेक्शन बॉक्स के साथ में। तो हर वो फीचर जो आपको जरूरी है वो इस बैच में मिलेगा। ध्यान रखेंगे 30 जून को एडमिशन क्लोज हो रहा है और विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे आप इस प्रतिज्ञा P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर आप 2026 या 27 को टारगेट कर रहे हैं तो दिस इज हाई टाइम। इनसे जुड़ने के लिए आप अभी नीचे लिंक से जा सकते हैं वेबसाइट पे, या सीधे वेबसाइट पे जाके, या हमारे ऐप को इंस्टॉल करके आप वहां से जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज से। ठीक है, चलिए बात करते हैं पृष्ठभूमि क्या थी। तो एक 17 वर्षीय युवती थी, ठीक है, बलात्कार पीड़िता थी। उसको मेडिकल जांच के लिए, ठीक है, मेडिकल जांच के लिए, एक मिनट, उसको मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाया गया था, लेकिन वहां पे डिले होता गया। क्यों? क्योंकि पहचान पत्र नहीं था। इस अभाव में कहा गया कि अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाल कल्याण समिति CWC ने गर्भपात का निर्देश दिया कि कर दो गर्भपात, लेकिन क्या हुआ, अस्पताल ने अस्थिकरण प्रशिक्षण के माध्यम से आयु सत्यापन की मांग पुनः की। इस बाबत भी लगातार देरी हुई। CWC के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद अल्ट्रासाउंड से पता चला कि गर्भकाल 25 सप्ताह और 4 दिन का है। जो MTP अधिनियम यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, अधिनियम जो है, उसकी जो लिमिट है, जो 1971 का अधिनियम है, उसकी जो लिमिट है 24 सप्ताह की अवधि, उससे ज्यादा है। तो अस्पताल ने कहा कि हम पुनः नहीं करेंगे, पहले आपने
पहचान प्रमाण पत्र के लिए हुज्जत की, फिर अब इसके लिए आपने किया, ठीक है। अस्पताल ने अदालती आदेश के बिना आगे की कार्रवाई से इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे। ऐसे में अदालत के निर्देश के बाद एक मेडिकल बोर्ड ने गर्भावधि का आकलन किया, ये 23 सप्ताह और 4 दिन मिला और पीड़िता को एमटीपी के लिए उपयुक्त पाया गया, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उपयुक्त पाया गया। अब एक महिला जिसने यहां पे रेप जैसे बुरे दुष्कर्म को झेला है, उसके मन पे क्या बीत रही होगी। उस युवती के साथ में जो दुष्कर्म किया वो तो किया ही, लेकिन ये प्रशासनिक दुष्कर्म जो हो रहा है, जहां पे पहले पहचान प्रमाण पत्र की बात, फिर उस दौरान जो उसने हुज्जत झेली, उसके बाद ये दौड़ भाग, खुद देखिए ना यहाँ पे सीडब्ल्यूसी खुद व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर रहा है, फिर भी अस्पताल नकार रहा है। इसमें हाईकोर्ट का जो रुख था वो बड़ा ही कड़ा था, ठीक है। भारतीय संदर्भ में अगर यौन शोषण की समस्या की बात की जाए तो बहुत गंभीर है और प्रतिदिन हजारों, हम इस पे भी आएंगे, बिंदु पे आएंगे, हजारों ऐसी महिलाएं हैं, ठीक है, बच्चे हैं जो समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं और यौन शोषण को झेलते हैं, ठीक है। समस्या का व्यापक प्रभाव क्या है कि ये पूरे समाज की नैतिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है, सिर्फ पीड़ित को नहीं, पूरे समाज को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। इस प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं। चलिए कुछ और बिंदुओं पे बात की जाए, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या निर्देश जारी किए, अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश क्या थे। पहचान सत्यापन का, यदि पीड़ित के साथ एफआईआर और केस फाइलों के साथ पुलिस आती है तो अलग से पहचान सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, पुलिस ही अथॉरिटी होगी इस बात की कि पहचान सत्यापित है, ठीक है। अगला क्या है, तत्काल चिकित्सकीय ध्यान रखना है क्या कि गर्भवती यौन उत्पीड़न जो है पीड़िता है उसकी उपस्थिति पे अनिवार्य व्यापक जांच की, जब वो उपस्थित हो और गर्भवती हो तो प्रॉपर जांच हो। और क्या है, गर्भावस्था 24 सप्ताह से ज्यादा हो गई है, अस्पतालों को अदालत के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत ही एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दे कि ये जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं। कानूनी और प्रक्रियात्मक जागरूकता की बात क्या है कि जो एसओपी, एमटीपी अधिनियम वगैरह है या जो पॉक्सो वगैरह जो दिशा निर्देश हैं उनमें आपातकालीन और स्त्री रोग विभागों में उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जो अस्पताल है और इस प्रकार के जो स्त्री रोग विभाग है उनको पता चल सके, उनको ये बात पता हो कि हमको किस प्रकार से काम करना है। क्योंकि कई बार इन अधिनियमों के बारे में जानकारी नहीं रहती है, अपने एक्ट के बारे में पता रहती है और फिर वहां पे क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, वहां पे दिक्कत हो जाती है। डॉक्टरों को एमटीपी और पॉक्सो अधिनियम के तहत कानूनी दायित्वों के प्रति संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि एमटीपी को जाने, ठीक है, पॉक्सो एक्ट को समझे, इसकी जो संवेदनाएं हैं उनको समझे और इसकी जो जरूरतें हैं, निहितार्थ हैं, उनको समझे और उस प्रकार उसको अपनी प्रैक्टिस में वो लेके आए, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है उस पर कुछ और देख लेते हैं। प्रशिक्षण और जवाबदेही क्या कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, ठीक है, के समन्वय से चिकित्सा कर्मचारियों को इसके लिए 3 महीने का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर रेप विक्टिम्स और रेप सर्वाइवर्स के केस में, ठीक है। सीडब्ल्यूसी जांच अधिकारियों और अदालतों के साथ समन्वय करने के लिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सीडब्ल्यूसी की बात अभी मैंने की यहां पे, ठीक है। सूचित सहमति क्या है, एमटीपी सहमति, जो क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात है, उसकी सहमति उत्तरजीवी या अभिभावक द्वारा समझी जाने वाली भाषा यानी कि हिंदी अंग्रेजी में ली जानी चाहिए, ठीक है। इसको इंश्योर कर लीजिए आप, है ना, ये अस्पतालों के लिए है। दिल्ली पुलिस के लिए निर्देश क्या है कि अर्धवार्षिक प्रशिक्षण क्या कि पॉक्सो मामलों में जो जांच अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको एमटीपी प्रोटोकॉल और न्यायालय समन्वय पे अनिवार्य रूप से क्या है 6 महीने के एक प्रशिक्षण को करना होगा, ताकि उनको पता चले कि भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और इस प्रकार की समस्याएं आ रही तो हम कैसे एक्ट कर सकें, ठीक है। दस्तावेजीकरण का क्या है कि प्रशिक्षण पूर्णतः प्रमाण पत्र सेवा अभिभावकों द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, तो प्रॉपर दस्तावेज हो इसका। और क्या कि चिकित्सकीय कार्रवाई शीघ्र हो। ये जो दौड़ भाग होती है कि कभी प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए दौड़ रहे हैं, ये ना हो। यहां पे आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हाई कोर्ट ने, माफ करना, ठीक है। न्यायालय द्वारा पूर्व में क्या दिशा निर्देश है, अप्रैल 2025 में क्या कहा था न्यायालय ने कि सीडब्ल्यूसी को 24 सप्ताह से अधिक गर्भावधि आयु वाले नाबालिग जीवित बच्चों को एमटीपी के लिए रिफर करते समय तुरंत जो ये संस्था है जिसकी यहां पे मैंने बात की थी, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे DSCLSC, जो थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिफाइन किया था, उसको सूचित कर दे, ठीक है, उसको सूचित कर दे। अच्छा, ये क्या है, ये विलंब से बचने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने पे तुरंत निर्णय ले कि कैसे और कब अदालत के पास जाना चाहिए, अगर जरूरी हो तो जल्दी जाए, ठीक है। जनवरी 2023 में भी कुछ दिशा निर्देश थे, उनको भी देख लेते हैं क्या कि यौन उत्पीड़न से बचे लोगों की चिकित्सा जांच के दौरान मूत्र गर्भावस्था परीक्षण अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। और गर्भवती अगर कोई पाई गई वयस्क जीवित महिला है तो उसको उसी दिन मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, डिले नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ फर्दर डिले आफ्टर नोइंग कि वो महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है।
राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया गया है कि वे अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध करवाएं ताकि इस प्रकार की प्रक्रियागत दिक्कतें ना हो। वे महिलाएं जो ऑलरेडी रेप को झेल चुकी हैं वो फर्दर इस प्रकार की चीजों को न झेलें। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। 2012 का ये है, क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 का अधिनियम है। और खास बात क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पे लागू होता है अगर उनके साथ किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस होता है। अगली बात क्या है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत अनुसमर्थक परिणाम स्वरूप अधिनियम को पारित किया गया। तो भारत इस बात को चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र में जब इस पे बात हुई है तो कहीं ना कहीं इस पे भारत पे कोई अधिनियम बने, और ये पॉक्सो का अधिनियम जो है वो बन के भारत के सामने उपस्थित हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और बिंदु है जिन पे बात कर लेते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 की विशेषताएं क्या है, व्यापक परिभाषा इसमें दी गई है कि क्या क्या है। यौन हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, गंभीर यौन हमला इसमें शामिल है। ठीक है, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट इसमें शामिल है। अश्लील सामग्री के लिए बच्चों का उपयोग किया गया, ये भी पॉक्सो में शामिल है। ठीक है, सख्त सजा क्या क्या इसमें है, न्यूनतम सजा 3 वर्ष इसे आजीवन कारावास तक है। गंभीर मामलों में मृत्यु दंड भी दी जा सकती है, किसमें, पॉक्सो की बात की जा रही है। और क्या है, आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। बाल अनुकूल और न्यायिक प्रक्रिया की बात क्या है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए बाल अनुकूलन के लिए, और इन कैंपस सुनवाई, इन कैमरा और इन कैंपस सुनवाई की जा सके ताकि बच्चों को बहुत ट्रॉमा ना झेलना पड़े। और क्या है, बच्चे की गोपनीयता की सुरक्षा की जाए। बच्चे की गोपनीयता की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए कि उसकी जो फेस है, उसका नाम है, उसको रिवील ना किया जाए, जैसा कई बार हो चुका है, बहुत सारे केसेस में हो चुका है। ठीक है, चलिए कुछ और बिंदु पे देख लेते हैं। क्या है, एमटीपी अधिनियम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। पता नहीं क्यों मैग्नेटिक बार बार निकल रहा है, शायद इसके पहले विज्ञान का एक आर्टिकल देख रहा था इस कारण। और वे लोग जो लगातार मेरे वीडियो में कहते हैं कि सर आप इसको सीधे पढ़ देते हैं, भाई ये पूरी पीपीटी, सब कुछ रिसर्च, सब कुछ हमारा खुद का होता है। और मैं आपको बता दूं कि चीजें कई बार क्या होता है कि जब हम लिख के पढ़ाते हैं, क्लासेस का भी अधिनियम, हालांकि क्लास में मैं हिंदी लिटरेचर या बाकी सब्जेक्ट में लिख के पढ़ाता हूं, कई बार क्या होता है कि जो कोर पार्ट होता है ना, जो कोर भाग होता है, उस पार्ट को पढ़ाते पढ़ाते वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं आती। जब करंट की चीजें होती हैं तो इसलिए भी उसको पॉइंट आउट करना जरूरी होता है कि कोई बिंदु ना छूट जाए। आपको मतलब किस बात से है कि जब किसी बात को मैं एक्सप्लेन करके समझाता जा रहा हूं, उस टर्म्स को, एमटीपी या पॉक्सो को समझाता जा रहा हूं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों के कमेंट देखता हूं और बहुत से टारगेटेड कमेंट्स होते हैं। इस बात को समझो यार, इस कमेंट से मेरे पे कुछ असर पड़ेगा नहीं। जो चीज है मैं करना चाहता हूं, जो मैं देना चाहता हूं, मैं लगातार स्टूडेंट्स को देता आ रहा हूं, इसलिए स्टूडेंट मुझे बहुत प्रेम भी करते हैं। तो आप अभी कोशिश करो कि समझने की कोशिश करो। ठीक है, एडिटेक के साथ सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास पीपीटी द्वारा चीजों को डिटेल में पढ़ाने की सुविधा है, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एमटीपी अधिनियम का इतिहास क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 भारत में गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला कानून था। यह अधिनियम महिलाओं को सुरक्षित और वैध गर्भपात की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इसको इंश्योर करता है। एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 में कुछ प्रावधान नए जुड़े, क्या कि जो नया एक्ट है वो चिकित्सकीय, वंशानुगत, मानवीय और सामाजिक आधारों पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं तक पहुंच विस्तार करता है। तो कुछ बिंदु और जुड़ गए, क्या, चिकित्सकीय, वंशानुगत, मानवीय और सामाजिक आधारों को इसमें जोड़ दिया गया एमटीपी अधिनियम में। ठीक है, 2021 की विशेषताएं क्या है, समय सीमा में वृद्धि की गई। इसमें जो 24 माह और ये 25 माह और ये 26 माह का जो विवाद चल रहा था, ठीक है, क्या की गई कि विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भावस्था की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई, जो पहले कम थी। ठीक है, जिसमें बलात्कार की शिकार, अनाचार की पीड़ित और अन्य कमजोर महिलाएं शामिल है, इसमें सब उनको शामिल किया गया लग गया है। चिकित्सकों की संख्या 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था के लिए केवल एक चिकित्सक की राय पर्याप्त है, जबकि 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक है। और इसीलिए अभी जो मैं मुद्दा बता रहा था उसमें क्या निकला, पहले वो 25 हफ्ते और 4 दिन का निकला, बाद में दोबारा चेक किया गया तो 23 हफ्ते और 4 दिन निकला, और तब उसके टर्मिनेशन के लिए, बच्चे का जो उसका भ्रूण था उसके टर्मिनेशन के लिए प्रोसीजर आगे बढ़ा। तो इस पे राय आवश्यक है। 2021 के संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को एमटीपी के लिए विशेष अनुमति हेतु एक चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। थोड़ी देर पहले भी मैं इसी बिंदु पे बात कर रहा था कि चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, धारा 375, 376, अब देखो ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत है। आप भारतीय न्याय संहिता में इसके रिलेवेंट धाराओं को देख लेना। बलात्कार की परिभाषा, सजा क्या है, बलात्कार की व्यापक परिभाषा क्या है, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। क्या है, गंभीर मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है, पॉक्सो में भी हमने इसको देखा था, वहां पे बस 3 वर्ष की न्यूनतम सजा है। धारा 354 महिलाओं की लज्जा भंग करने का अपराध की बात करता है। यौन उत्पीड़न के लिए इसमें दंड की बात की जाती है, 1 से 5 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है धारा 354 के तहत। धारा 509 शब्द और इशारा जो किया जाता है या कुछ उससे कृत्य किया जाता है उसकी बात करता है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य हो, ठीक है, 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, मिनिमम 3 वर्ष और आजीवन कारावास पॉक्सो में। वैसे मैं याद दिला रहा हूं, ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है।
राज्यवार स्थिति देखी जाए तो सबसे ज्यादा शिकायतें कहां पे मिल रही हैं, तो 2019 का डेटा क्या बताता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले दिखे, दिल्ली दूसरे स्थान पे था, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार में भी काफी संख्या है, ठीक है। कानून पारित करने वाले राज्य क्या है, तो पश्चिम बंगाल ने अपराजिता विधेयक लाया 2024 में, आंध्र प्रदेश में समान प्रावधान इसी प्रकार से देखे गए, महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा विधेयक आया। अच्छा, इसमें जो 8 लिखा हुआ है ये बेसिकली डैश है, आई डोंट नो फॉन्ट के परिवर्तन के कारण ये 8 जो है दिख रहा है, बेसिकली डैश है, दिस इज जस्ट डैश, ठीक है। चलो कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की बात की जाए तो स्कैंडिनेवियन देशों का जो मॉडल है, खासकर नॉर्वे का दृष्टिकोण, अभी कुछ दिनों पहले मैं नॉर्वे का एक वीडियो देख रहा था, इनफैक्ट पोस्ट पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छे लेखक हैं प्रवीण झा जी, वो नॉर्वे में डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि नॉर्वे में इस प्रकार की चीजें बहुत कम होती हैं। क्रिश्चियंस में इसको ऑलरेडी नॉर्मली भी जो बच्चे लोग अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराते हैं वो भी बहुत कम होता है, ठीक है। उसमें क्या है, वहां पे बार्नेहस मॉडल लिखता है जहां पे बच्चों के लिए वन स्टॉप सेंटर खोला गया है, बहुविषयक टीम दृष्टिकोण यहां पे अपनाया जाता है, तुरंत और दीर्घकालिक सहायता बच्चों को मिलती है। बहुविषयक टीम का मतलब हर जगह के जो जानकार लोग होते हैं इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। स्वीडन की नीति क्या है, पीड़ित केंद्रित न्याय प्रणाली है, मुफ्त कानूनी सहायता और चिकित्सा सेवा दी जाती है, पुनर्वास पे जोर दिया जाता है। अमेरिका का सेन मॉडल कार्यक्रम क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर सेन प्रोग्राम जो है, विशेष प्रशिक्षित नर्सों द्वारा जांच कराई जाती है, जो अभी मैंने बताया कि 2 डॉक्टरों की सहमति ली जाए, और फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह में विशेषज्ञता पे बात की जाती है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये 24/7 उपलब्ध है। तो इस भारत की तरह नहीं कि कभी कभी नहीं होगा, कभी होगा, जो जिसने रेप को सर्वाइव किया है वो और ज्यादा झेले यहाँ पे, ठीक है। कुछ और बिंदु, सुझाव क्या हम कर सकते हैं, मुख्य निष्कर्ष क्या है कि समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, केवल कानूनी सुधार पर्याप्त नहीं है, ठीक है। बहुविषयक सहयोग जरूरी है, सभी संबंधित क्षेत्रों का समन्वय इसमें आवश्यक है, ठीक है। पीड़ित केंद्रित नीति बनानी चाहिए, जो पीड़ितों से जुड़ी नीति हो, जो पीड़ितों पर फोकस करे, अन्यथा फोकस न करे, ठीक है। तत्काल आवश्यक कदम क्या है कि वन स्टॉप सेंटर का विस्तार किया जाए, देश के सभी जिलों में इसकी स्थापना की जाए, ठीक है। विशेष न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की जाए, तुरंत न्याय को सुनिश्चित किया जाए, और क्या है, चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, और इसमें पुलिस बल के प्रशिक्षण की भी बात है। इसमें अस्पताल के डॉक्टरों को एमटीपी और पॉक्सो एक्ट जैसे अधिनियमों से जुड़े बिंदुओं को जानने की बात भी है, ठीक है। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या हो सकते हैं, शून्य सहनशील नीति, यानी कि यौन अपराध अगर किसी ने झेला है, कोई अगर महिला है, युवती है, तो तुरंत उसके लिए कड़ी नीति अपनाई जाए, किसके लिए, उसके अगेंस्ट में, मतलब वे लोग जिन्होंने उनके साथ अपराध किया है, और उस महिला के साथ प्रोटेक्टिव नीति अपनाई जाए। सामाजिक बदलाव क्या, लैंगिक समानता और समान संस्कृति की बात की जाए, लोग समझें कि हो जाता है, हम ही बुरे हैं, वो महिला बुरी नहीं है जिसके साथ अत्याचार हुआ, ठीक है। और क्या है, निवारण पर ध्यान दिया जाए, अपराध की रोकथाम पर प्राथमिकता की जाए, साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, साइकोलॉजिकल बच्चों को समझाया जाए साइकोलॉजिकली कि बेटा ये चीजें सही नहीं है, समाज में अपनी कुंठा जो होती है उसको इस प्रकार से व्यक्त करना सबसे घृणित है, सबसे बुरा है और बददुमा दाग है, ठीक है। अंततः क्या कह सकते हैं कि यौन शोषण के पीड़ितों के उपचार में सुधार केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, समाज के सभी वर्गों को, सरकार, न्यायपालिका, चिकित्सा समुदाय, शिक्षा जगत, मीडिया और नागरिक समाज, सबको सक्रिय रूप से जुड़ना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। भारत में यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक संपूर्ण, संवेदनशील और प्रभावी उपचार प्रणाली का, ठीक है, विकास न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। इसके लिए निरंतर प्रयास, नवाचार, प्रतिबद्धता की क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और देश को इस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, यौन शोषण के पीड़ितों को न केवल न्याय मिलना चाहिए बल्कि समाज में सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। उनको बेकदरी नहीं होनी चाहिए, गरिमा के साथ मिलना चाहिए, अनुच्छेद 21, ठीक है। और क्या है, ये हमारे संविधान में मूल सिद्धांतों में अनुकूलित है और मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांत भी है, हमको भी इस बाबत इसको फॉलो करना चाहिए और देखना चाहिए कि चीजें गलत डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, कबीरदास से शुरू हो रहा है। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। ये वैसे तो मेरे ख्याल से 16वां या 17वां बैच होगा इस समय, ठीक है। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है हमारे इस बैच से जुड़ने के लिए, ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। 1 जुलाई से बैच शुरू है, इसका ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य मैं पढ़ाता हूँ, शानदार विषय है, बहुत से टॉपर से मैंने बात की है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्कैन करके आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्कैन करेंगे तो @ऑफिशियल विकास करके तो सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। vikas.singh@studiiq.com पे आप कुछ लिख के भेजना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं, आप हिंदी साहित्य से क्यों जुड़ना चाहते हैं, इस बात पे विमर्श करना चाहते हैं, तो आप इस पे आ जाइएगा। विकास लाइव कोड जो है ये स्टडी IQ के हर कोर्स पे आपको अधिकतम डिस्काउंट दिलाएगा, तो इस कोड को याद रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। विकास है, विकास नहीं, H नहीं है लास्ट में, विकास लाइव, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने प्रत्युत्तरों को जरूर दीजिएगा, अपनी राय को जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से भारत और बेहतर कर सकता है और किन अच्छी जो नीतियां हैं उनको लागू कर सकता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।